डेट है आज 24 दिसंबर 2020। आज हम करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे आज के करंट अफेयर पे बेस्ड और लास्ट डेज में किया हुआ जो करंट अफेयर न्यूज़ में था उस पे बेस्ड। तो पहले करंट अफेयर पूरा करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? पोखरन्स फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स साइन टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हम इसमें जानेंगे ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स क्या है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो न्यूज़ में है ये क्या है। टू चाइल्ड पॉलिसी की अभी चर्चा हुई है, इसे देखेंगे। इसमें क्या है? CII और फिक्की क्या है, इसने वेज कोड पे अपनी अभी चर्चा की है, इसे जानेंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के लिए, कहाँ पे? BTC। तो इसे देखेंगे ये क्या है, BTC क्या है और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्रूट्स न्यूज़ में था, फ्रूट्स पोर्टल ये किस कंट्री किस स्टेट का है, किसने लॉन्च किया, किस लिए काम आता है ये देखेंगे। इंडिजिनस गेम्स कुछ इंक्लूड किए गए हैं किसमें? खेलो इंडिया यूथ में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 2021 में होने हैं। तो ये देखेंगे कौन कौन सी गेम्स इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? गैस्ट्रोडिया अग्निसेलस नेम्ड एज अगलीस्ट ऑर्चिड इन द वर्ल्ड। तो ये देखेंगे गैस्ट्रोडिया अग्निसेलस क्या है। तो आज के फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी पोखरन्स फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स साइन टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये फायर पोखरन है जी, जगह का नाम है जी पोखरन है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है पोखरन। तो वहाँ पे अभी क्या है, ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स हैं इनको इंस्टॉल किया है, इसलिए न्यूज़ में था। ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर होते क्या हैं? फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर तो होते हैं जी एक फ्लैप जो पावर लाइन जा रही होती है ना, जैसे जो बिजली के खंभे होते हैं ये बहुत बड़े बड़े, मान लो ये, अरे ये बिजली के खंभे हैं, इन पे लाइन खिंची होती हैं तारें। ये क्या है कि नंगी तारें होती हैं, तो कोई भी बर्ड उड़ रहे होते हैं ना जब यहाँ पे, तो इन पे क्या है कि वो टकरा जाते हैं और बिजली के करंट की वजह से बहुत सारे बर्ड मर जाते हैं। तो इन पक्षियों को, बर्ड्स को बचाने के लिए ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे इन लाइंस पे, पावर लाइंस पे। तो क्या है, रिफ्लेक्टर का काम करेंगे बर्ड स्पीसीज़ के लिए, लाइक GIB क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इससे क्या है, बर्ड आएगा तो 50 मीटर दूर से ही इसको ना पहचान लेगा, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है 50 मीटर की डिस्टेंस से, और वो क्या अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये देखो आप क्या होते हैं पहले, ये देखो, ये जी आपके फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। ये क्या है? ये लाइंस हैं, पावर लाइंस, तार खिंची हुई है बिजली की, इन पे ऐसे लगा देंगे। ये क्या है, इनमें लाइट जलती हैं, लाइट, इसलिए इसका नाम रखा है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई का क्या मतलब होता है? फायरफ्लाई जुगनू को बोलते हैं जी, जुगनू। जो रात में देखा होगा ना आपने, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जुगनू, रात में बिजली, उसमें लाइट जलती है बिना बिजली के, ऐसा इंसेक्ट जुगनू, पट्टबीजना भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये इसलिए इसे फायरफ्लाई का नाम दिया है। ये क्या है, इसमें लाइट जलेगी और बर्ड जैसे ही उड़ के यहाँ पे आ रहा होगा 50 मीटर दूर से ही देख लेगा कि यहाँ पे कोई लाइट है, और ये क्या है, बर्ड डाइवर्ट कर जाएगा दूसरी जगह उड़ जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स। तो और क्या है इसमें देखते हैं। अभी क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलके ये इंस्टॉल किए हैं। कहाँ पे? ग्रेट इंडियन बर्ड पॉपुलेशन जहाँ पे भी है ना, ये ग्रेट इंडियन बर्ड एक पक्षी होता है जी, बर्ड। ये अभी इसके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में। अभी ये देख लो न्यूज़ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ ये इनिशिएटिव लिया है, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर का इंस्टॉल किए हैं ये, जहाँ पे GIB पॉपुलेशन पाई जाती है। किस लिए ज़रूरी है मैंने बताई दिया, क्योंकि ये पावर लाइन जाती हैं, हाई वोल्टेज होती है इनकी, और जैसे ही पक्षी आते हैं मर जाते हैं, हाई वोल्टेज होती है पावर लाइन से, और इनकी वजह से कम 15% पॉपुलेशन बर्ड की मर जाती है, ये रिपोर्ट में आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने जजमेंट में कहा है कि जो भी पावर लाइन्स हैं किसी भी फॉरेस्ट के आसपास, जंगल के आसपास जो भी पावर लाइन्स हैं उन्हें अंडरग्राउंड दबाया जाए, फॉरेस्ट के बीच में से नहीं निकाला जाए, ताकि पक्षियों को बचाया जा सके अंडरग्राउंड। ये देखो जी, अंडरग्राउंड लगाया जाए पावर लाइंस को। तो ये क्या है, यहाँ पे ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगा दिए जिससे कि पक्षियों को मरने से बचाया जा सके।
यही देखो मैंने बता दिया फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, इसमें ये लिखा है डाइवर्टर्स आर कॉल्ड फायरफ्लाई बिकॉज दे लुक लाइक फायरफ्लाइज, ये जुगनू की तरह दिखते हैं, और फ्रॉम ए डिस्टेंस शाइनिंग ऑन पावर लाइन्स इन द नाइट, रात में ये क्या है लाइट इनमें जलती रहती है जिससे पक्षी पहचान लेते हैं हाँ यहाँ पे कुछ है और डाइवर्ट कर जाते हैं। ये मॉडल पहले किसने इंडोर्स किया था? IUCN ने भी कहा था। IUCN क्या है मैंने 22 दिसंबर के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, आप जाके देख सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये क्या है, बर्ड और स्पीसीज़, कोई भी स्पीसीज बर्ड एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए काम करती है वर्ल्ड वाइड। ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। और इसका एक कमीशन है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, इसने रिकमेंड किया था कि ऐसे जो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर है उनको इंस्टॉल किया जाए ताकि बर्ड्स को बचाया जाए। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने बता दिया, पोखरण तहसील है एक राजस्थान में, वहाँ पे ये इंस्टॉल किए गए हैं और GIB पॉपुलेशन को बचाने के लिए। अब GIB क्या है ये देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जी देखो आप, कभी आपने देखा हो तो GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है, इसके बारे में बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप इसे तो बार बार रिवाइज कीजिए और देखिए क्या है ये IUCN की लिस्ट में, IUCN के बारे में मैंने अभी बताया, उसने अपनी लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला हुआ है इसे। IUCN की बहुत सारी लिस्ट होती हैं, मैंने 22 दिसंबर 2020 के लेक्चर में समझाया अच्छे से, इसके बारे में देख लो। उसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, तो ऐसी कैटेगरी होती हैं। इसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया, मतलब इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। और एक एक्ट है हमारे इंडिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जी, सप्ताह के 4-5 दिन तो ये ना न्यूज़ में रहता ही है और एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, और UPSC भी, PCSU हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन उठाती है। और उस एक्ट का नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। मैं बहुत बार अपने लेक्चर में भी बता चुका हूँ, करंट अफेयर के लेक्चर में। तो ये इसको शेड्यूल 1 में इसको लिस्ट किया गया है, किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, GIB को, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसे CMS कन्वेंशन में भी डाला गया है, किसको? GIB को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। CMS कन्वेंशन क्या है ये देखते हैं। CMS कन्वेंशन ये क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। माइग्रेटरी स्पीसीज़ का मतलब होता है जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो बर्ड्स उड़ के जाते हैं ना, बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रस्थान कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंटली या टेम्पररी, या एनिमल्स चला गया कोई भी, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं जैसे पीपल करते हैं। तो इस बर्ड जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं उनके लिए कन्वेंशन ये साइन हुई थी कब? 1979 में साइन हुई थी ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़। माइग्रेटरी की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये माइग्रेटरी कन्वेंशन ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, SPECIES स्पीसीज़। तो ये साइन हुई थी कब? 1979 में, और इफ़ेक्टिव हो गई थी कब से? मतलब लागू हो गई थी 1983 से। ये एक एग्रीमेंट है जो बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर साइन किया था स्पीसीज़ को बचाने के लिए। और दूसरा क्या है, ये 1979 में साइन हुई थी, 1983 में इफेक्टिव हो गई थी। और ये जहाँ पे साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उस जगह का नाम है बॉन। ये जी बॉन एक जगह है जी जर्मनी में, जर्मनी कंट्री का नाम तो सुना होगा आपने, जर्मनी में बॉन एक जगह है। और इसलिए CMS का दूसरा नाम भी बॉन कन्वेंशन है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? बॉन कन्वेंशन। बहुत बार पूछा है, बॉन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? माइग्रेटरी स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए, याद रखना आपको। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ये क्या है? CMS की कन्वेंशन की लिस्ट में भी डाला गया है, इसको प्रोटेक्शन दी गई है। और जो साइट्स है, साइट्स भी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। अपेंडिक्स ये भी लिस्ट है, साइट की लिस्ट है अपेंडिक्स 1। साइट्स क्या है? ये भी फोना और फ्लोरा को बचाने के लिए एक ट्रीटी है। फोना और फ्लोरा, फोना मतलब है जी एनिमल्स, और फ्लोरा मतलब प्लांट्स को बोलते हैं, फोना फ्लोरा। तो ये एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये भी एक ट्रीटी है, उसकी भी अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। मतलब कि GIB को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है।
और सेकंड क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। ये एक प्रोग्राम है किसका? पर्यावरण मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। उसमें भी इस स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है जी, समझे। और एक प्रोजेक्ट चला गया है इसको बचाने के, प्रोटेक्ट करने के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम भी इसी के नाम पे, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान ने चलाया है प्रोजेक्ट। इसको आइडेंटिफाई करके किस स्पीसीज़, ये जो बर्ड है कहाँ कहाँ पे है, और उसको फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग का मतलब चारों ओर तार फेंसिंग ही कर देते हैं ना, मतलब इसे बचाने के लिए। कैसे कि कोई इससे किसी को नुकसान ना हो, मतलब कोई इसको नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग कर देना। किसकी? ब्रीडिंग ग्राउंड की, जहाँ पे प्रजनन करते हैं। प्रजनन, ब्रीडिंग का मतलब है जी प्रजनन, मतलब बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उस ग्राउंड को फेंसिंग कर देना। और भी इसके प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं ये देख लो आप। ये एक तो डिजर्ट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है। इसे हर 2-3 साल में यूपीएससी भी पूछता है, और हर पीसीएस में भी पूछा जाता है, हर छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी का हो या आपका किसी का भी हो, एनटीपीसी किसी का भी, यही पूछ लेते हैं डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये जी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क। और जीआईबी को प्रोटेक्शन दी गई है, यहाँ पे जीआईबी पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, जो मैंने आपको दिखाया था। और दूसरा रोलापेडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में जी, रोलापेडू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोलापेडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड क्या है? करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एमपी में जी। कहाँ पे? करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? एमपी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी फॉरेस्ट ही होते हैं जी, फॉरेस्ट। उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों डिक्लेयर कर देते हैं? मतलब पर्टिकुलर बर्ड को बचाने के लिए। मान लो ये करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब ये जीआईबी को बचाने के लिए, और बहुत सारे और भी पर्टिकुलर स्पीसीज जो पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देती है, ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। समझे। अब इसका हैबिटेट के बारे में थोड़ा देख लेते क्या, कि जो ये जीआईबी है ना, जो इसका जीआईबी का जो ब्रीडिंग जीआईबी है, पॉपुलेशन, ब्रीडिंग का मतलब है जो प्रजनन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जो तरह से बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो राजस्थान के केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में ही इन ब्रीडिंग जीआईबी पॉपुलेशन पाई जाती है वाइल्ड में। वाइल्ड का मतलब जंगल में। 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी? जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सी है? जैसलमेर और बाड़मेर, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान जिनके पास क्या है? ब्रीडिंग जीआईबी पॉपुलेशन है वाइल्ड में। लेकिन ये बर्ड और भी जगह पाया जाता है, एक तो मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश और एमपी, और एक है गुजरात, कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और एक आपका राजस्थान तो हो ही गया। ये इन जगह पे पाया जाता है। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टू चाइल्ड पॉलिसी। टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है? अभी न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी, बहुत से एक्सपर्ट ने सजेशन दिया था कि जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, चाइना ने क्या किया था? 1 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की चाइना ने। क्यों? ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, कि हर कोई भी जो कपल है, कोई भी इंसान है, सिर्फ एक बच्चा ही पैदा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा चाइना ने। लेकिन ये पॉलिसी अभी चाइना ने चेंज कर दी है। अब इंडिया में एक्सपर्ट सजेशन कर रहे थे कि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी वजह से 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब हर जो इंसान है, कोई भी कपल है, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करें, ये पॉलिसी लाने में। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है किसने? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5th ने। ये 5वीं सर्वे हुई है जी। इसे सर्वे को कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे जारी कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है, तो ये जरूर याद करना है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंडक्ट कराती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और ये 5वीं सर्वे हुई है। ऐसी इससे पहले 4 सर्वे हो चुकी हैं। और फर्स्ट की मैं बात करूँ, फर्स्ट सर्वे कब हुई थी? ये हुई थी जी 1992 से 93 के बीच में। 1992, 1992 से 93 के बीच में फर्स्ट सर्वे हुई थी। कौन सी? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और ये 5वीं हुई है। इसने कुछ डेटा दिया है। क्या? इसने बताया है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है इंडिया को, कोई डज नॉट नीड ए 2 चाइल्ड पॉलिसी, एक्सपर्ट ने कहा है। क्यों कहा है? रीज़न क्या दिए हैं? उसने कहा है क्योंकि रूरल और अर्बन एरियाज में, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया जी, विलेज एरिया, गांव, ग्रामीण गांव वाले एरिया, और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। रूरल और अर्बन एरियाज़ में ऑलरेडी जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है बढ़ गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जी गर्भ निरोधक जो मेडिसिन होती है ना, मतलब गर्भ को रोकने के लिए
बच्चे ताकि कंट्रोल कर सकें, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज़ है ना वो ऑलरेडी रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो बढ़ चुका है। सेकंड रीज़न किसने क्या दिया है कि फैमिली प्लानिंग भी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो फैमिली प्लानिंग है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। सेकंड थर्ड रीज़न क्या दिया है इसने, थर्ड रीज़न दिया है कि जो वुमन जो प्रोड्यूस करती है एवरेज चिल्ड्रन, तो एवरेज जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो वुमन प्रोड्यूस करती है उसमें भी कमी देखने को मिली है, डिक्लाइन हुआ है। मतलब वुमन मान लो एक वुमन एवरेज थी पूरी कंट्री में, मान लो 4 बच्चे पैदा करती है, तो इसमें भी कमी देखने को आई है, कम बच्चे पैदा कर रही है। और एग्जैक्टली कितने हो रही है अभी मैं आगे बताऊँगा। और इससे क्या है, इस प्रूव किया है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइजिंग हो रही है, मतलब कंट्रोल हो रही है। ये इसने रीज़न दिए हैं। अब डेटा में क्या दिया है इसने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या दिया है, फिफ्थ ने इसने कहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी यही होता है जी एक वुमन कितने बच्चे पैदा कर रही है, फर्टिलिटी का मतलब है कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही है एक वुमन, तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर ईयर, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एक वुमन से, इसे ही बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 17 स्टेट्स में देखा गया, और उनमें से 14 स्टेट्स में ये डिक्रीज़ किया है। मतलब या तो 2.1 था या उससे कम था। 2.1 का मतलब है जी एक वुमन 2.1 बच्चे पैदा कर रही है या उससे कम। अब ऐसा नहीं है 2 बच्चे पूरे और एक बिल्कुल 0.1 वाला बच्चा बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एवरेज निकाली जाती है। मान लो 10 वुमन है, एक वुमन 4 बच्चे कर रही है, दूसरी वुमन 3 कर रही है, थर्ड वुमन 1 ही कर रही है, चौथी ने मान लो 1 भी नहीं किया बिना बच्चों के कि हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना, पाँचवीं वुमन 2 कर रही है, तो इन सबको एवरेज निकाला जाता है। तो सबका एवरेज जोड़ के इतनी वुमन है डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज निकाला जाता है वो 2.1। या तो सर्वे में आया है कि या तो 2.1 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है वुमन या उससे कम बहुत सी जगह पे। और हमारा टारगेट भी क्या था 2.1 अचीव करना टोटल फर्टिलिटी रेट का। गवर्नमेंट का टारगेट था, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट था 2.1 अचीव करना, तो उससे कम या उसके बराबर ही कर रही है, ये रिपोर्ट में आया है। ये इसमें दिया गया है चिल्ड्रन बॉर्न पर ह्यूमन एट विच ए पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके 2 चाइल्ड पॉलिसी के, कि अगर गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आती है कि 2 बच्चे ही सिर्फ पैदा करो कपल, तो इस पॉलिसी के कुछ नुकसान मतलब आलोचना की है कुछ आलोचक ने, क्रिटिक्स ने आलोचना है। क्रिटिसिज्म का मतलब है जी आलोचना है। क्या आलोचना की है, इसने कहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही स्लो डाउन हो जाएगी। कैसे कि जैसे जैसे ग्रोज रिचर, मतलब जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाएगा ना, कोई भी पर्सन रिच होता जाएगा और एजुकेटेड होता जाएगा, मतलब कि एक तो रिच होता जाएगा और एजुकेटेड का मतलब है जी शिक्षित। जैसे जैसे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अमीर होंगे, पैसे कमाएंगे, तो ऑलरेडी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कम हो जाएगी। क्यों, उसने कहा है कि जैसे मान लो कोई बंदा अमीर हो गया और एजुकेटेड भी है, ये क्या करते हैं कि कम बच्चे पैदा करते हैं, मान लो 1 या 2 मैक्सिमम। लेकिन आपने देखा होगा बहुत अनएजुकेटेड पीपल होते हैं या गरीब क्या होते हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बहुत से लोग तो तब तक ही पैदा करते हैं जब तक मशीन चल रही होती है। तो एक मजाक की बात है जी। लेकिन क्या है कि जैसे ही लोग रिच होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो रिच अमीर लोग होते हैं या एजुकेटेड होते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। तो यही इसने कहा है, क्रिटिक्स ने, आलोचक ने आलोचना की है कि अब ऑटोमेटिकली नेचुरली कंट्रोल हो जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या आर्गूमेंट दिया है कि कहा है कि जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम ये आई थी जी कि एक गवर्नमेंट का रूल था, एक चाइल्ड ही सिर्फ कोई भी वुमन प्रोड्यूस कर सकती है, एक बच्चा ही पैदा कर सकती है। और इससे प्रॉब्लम क्या आई थी कि लोग क्या है फिर क्या प्रेफरेंस देने लगे बॉयज़ को, कि वो चाहते थे कि सिर्फ लड़का ही पैदा हो और लड़की ना हो। तो उससे क्या है कि जो जेंडर रेशो है वो इम्बैलेंस हो गया था। तो लोग क्या करते थे, अबॉर्शन करा देते थे। दूसरा क्या करते थे कि मान लो जाके लैब में पता लगा लिया कि लड़की है लड़का है, तो उससे क्या है कि जो रेशो है, गर्ल रेशो, वो बहुत ही लो हो गया था। इसकी वजह से देखो इसमें लिखा है
resulting from a strong preference for boys and millions of undocumented children who were born to parents that already had their one children। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी कि जिनके पास ऑलरेडी एक बच्चा था ना चाइना में, तो क्या था कि चाइना में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, जैसे ही बच्चा होता है किसी का रजिस्टर कराना पड़ता है जी। इंडिया में भी आपको पता होगा, जैसे ही अस्पताल में हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो वो क्या है वहीं पे उसकी जन्म पत्री बन जाती है, और आधार कार्ड भी आजकल तो हॉस्पिटल में बन जाता है। तो चाइना में भी रजिस्टर एक बच्चा होता था, लेकिन जब और भी लोग क्या करते, बच्चे पैदा कर रहे थे लेकिन रजिस्टर नहीं करवा रहे थे, तो मतलब बच्चे पैदा हो रहे थे एक से ज़्यादा चाइना में, तब भी जब वन चाइल्ड पॉलिसी थी। तो यही कहा है कि इंडिया में भी यही हाल होगा कि 2 बच्चे आपका रूल है, लेकिन 2 बच्चे से ज़्यादा लोग पैदा करेंगे, कैसे रोकोगे अपन को। तो ये बहुत प्रॉब्लम है इसमें, ये क्रिटिक्स ने कहा, आलोचक जो होते हैं उन्होंने कहा। थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है जी, उन्होंने कहा है कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जी, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लो जापान का एग्जांपल लो आप। जापान में क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है और बच्चे बहुत पैदा करते हैं। इसके कारण क्या हो गया है, जो वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है, जो जवान लोग हैं, बहुत ही कम है। और वहाँ जो ओल्ड पीपल वो बहुत ज़्यादा, एजड जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसी को बोला है नेगेटिव पॉपुलेशन। ओल्ड पीपल मतलब ज़्यादा, जब ओल्ड पीपल ज़्यादा हो जाएं, यंग पीपल कम हो जाएं, जवान लोग कम हो जाएं किसी देश में, और बड़े बुजुर्ग की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए, उसे बोलते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन। क्यों नेगेटिव पॉपुलेशन इसलिए बोलते हैं जी, इसलिए क्योंकि ओल्ड पीपल होते हैं, क्योंकि ये कमा तो रहे नहीं होते हैं और कंट्री पे बर्डन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्हें या तो पेंशन दी जाती है और ये टैक्स भरते नहीं है। टैक्स कौन भरता है, यंग पीपल जो कमाते हैं वो टैक्स भरते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव पॉपुलेशन बोला जाता है। तो क्या है, ओल्ड पीपल की जब जनसंख्या बढ़ जाएगी और नेगेटिव पॉपुलेशन हमारी कंट्री में डेवलप्ड कंट्री की तरह हो जाएगी, यही इन्होंने क्रिटिक्स ने कहा है। इसमें ये लिखा है देखो, विद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल रिसीविंग सोशल सर्विसेज इज लार्जर देन द यंग टैक्स बेस। मतलब जो टैक्स भर रहे हैं उनसे ज़्यादा सर्विस ओल्ड पीपल को देनी पड़ेगी, इतना टैक्स नहीं आ पाएगा क्योंकि यंग की पॉपुलेशन घट जाएगी। और नेक्स्ट क्या है दूसरा, कि जो लॉ है वो जो लॉ कानून होंगे वो भी एंटी वुमन हो सकते हैं। कैसे, मान लो कोई क्या है कि अभी जैसे 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, तो अब भी लोग नहीं रुकते हैं कि चेक कराते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो जब अगर 2 ही बच्चे का क्या है, 2 ही अटैम्प्ट होंगे, मान लो आपके पास किसी के पास सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट हैं कि आप 2 ही अटैम्प्ट कर सकते हो, और मान लो लोग क्या करेंगे, फिर जांच कराएंगे लैब में कि लड़का है या लड़की है, तो क्या है फिर अबॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अबॉर्शन का मतलब है जी पेट में जो इन्फेंट है, बच्चा है, भ्रूण है, उसको मरवा देना, अबॉर्शन। तो क्या है कि वो फिर अबॉर्शन ज़्यादा केस बढ़ जाएंगे क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए होगा। तो ये भी एक समस्या है। ये देखो, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होगा और एज देयर आर ओनली 2 अटैम्प्ट्स होंगे उनके पास। तो इसमें यही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी CI फिक्की टू सी के पॉज ऑन वेज कोड। अभी ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जी, CII और फिक्की। इसने कहा है गवर्नमेंट ने वेज कोड लागू करने के लिए बोला है। वेज कोड क्या है, वेज का मतलब होता है एक तरह से सैलरी, मजदूरी आपकी पर डे मिल रही हो, मंथली, साप्ताहिक या कैसे भी सैलरी होती है जैसे, तो उसे ही वेज बोलते हैं। तो इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फिक्की और CII, इन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट की है लेबर मिनिस्ट्री से कि जो आप वेज कोड एक लॉ बनाया जी, अभी कानून, उसको बोला वेज कोड को इम्प्लीमेंट करने से अभी थोड़ा बाद में इम्प्लीमेंट कीजिए, समय दीजिए। और किस में होगा क्या, इसमें दिया है कि देखो यहाँ पे लिखा, पहले आप पढ़ो, विच वुड इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन एंड रिड्यूस द टेक होम पे ऑफ वर्कर। इसका मतलब है जी जब वेज कोड लागू होगा ना नया, इसमें प्रोविज़न दी गई है कि अभी मान लो आपकी 100 रुपये सैलरी है, तो उसमें से मान लो 12% आपका PF कटता है। किसी की सैलरी है मान लो 10,000, मान लो 100 तो बहुत कम हो गई, गुजारा भी नहीं होगा, 10,000 मान लो पर मंथ, तो पर मंथ 10,000 है, तो 12% इसमें PF कटता है। PF का मतलब है जी प्रोविडेंट फंड, जो आपको रिटायर हो जाता है ना, कोई भी रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है इकट्ठा, तो 12% कटता है ये सैलरी से। दूसरा 12% तो एम्प्लॉयर की, जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी काम कर रहा है, वर्कर, उसकी सैलरी से, और 12% ही इसकी सैलरी का 12% ही जो क्या है एम्प्लॉयर भरेगा। ये 2 होते हैं जी, एक एम्प्लॉयर, बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको, एम्प्लॉयर
और एम्प्लॉई। एम्प्लॉय मतलब वर्कर जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, और एम्प्लॉयर मतलब जो काम दे रहा है, कंपनी जिसकी कंपनी है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉई डबल ही लग जाए मतलब जो वर्कर है, काम कर रहा है। तो जो एम्प्लॉय होगा, वर्कर होगा, उसकी सैलरी से क्या है 12% कटता है पीएफ में, और 12% ही एम्प्लॉयर को भरना पड़ता है जिसकी कंपनी है। गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट भरेगी। तो ये क्या है गवर्नमेंट। और फिर इसके जो बाद सैलरी बची होती है उसमें और अलाउंसेस भी कटते हैं। अलाउंसेस का मतलब है जैसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, आपको मिलते हैं एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो वो भी कटते हैं इसमें से। और बाद में जो सैलरी बचती है, मान लो 12% तो ये कट गया, 1200 रुपये तो यहाँ कट गए। और कितना बचा अब, ये बचा लगभग 8800 बचा ना, 1200 10,000 में से गए तो। और फिर इसके बाद मान लो और भी इसमें से डिडक्शन होगा सैलरी, तो लगभग मान लो 7,000 सैलरी वो लेके जा रहा है घर पे। तो गवर्नमेंट क्या करिए नया वेज में कि ये जो सोशल बेनिफिट कटे हैं जो इसकी सैलरी में से 3,000, तो इसे ये मिलेंगे बाद में। कब मिलेंगे? बाद में, रिटायरमेंट के बाद। तो ये गवर्नमेंट कह रही है ये ज़्यादा कटें, लगभग 4,000 के लगभग कटें, और वो सैलरी जो ले जाए 7,000 की जगह 6,000 घर पे ले जाए। इससे क्या होगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी होगी। कैसे? जब रिटायर होगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और अपना जीवन अच्छे से बिता सकेगा। तो ये वेज कोड में है नए में कि उसकी जो सैलरी होम ले जाता है ना, होम घर पे सैलरी ले जाता है, देखो टेक होम पे, मतलब घर पे जो सैलरी लेके जाता है, कट पिट के जो सैलरी मिलती है उसे, उसको रिड्यूस किया जाए। तो फिक्की और सीआई ने कहा है इसको जो वेज कोड है, नया एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए, बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी देखो ये कोड ऑन वेजेस एक्ट ये 2019 में पास किया था पार्लियामेंट ने, लास्ट ईयर ही 2019 में। और इसमें ये न्यू डेफिनेशन क्या है कि रिजल्ट इन ए मेजर कट इन टेक होम सैलरीज एंड ऑल्सो प्लेस ए बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स। क्या है कि सैलरी में क्या है कट हो जाएगा जो घर ले जाते हैं, और एम्प्लॉयर पे जो कंपनी का मालिक है जो जॉब देता है, एक नौकरी देता है, उस पर बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ना सोशल सिक्योरिटी के। जैसे अभी 12% उसे भरना पड़ता है और बेनिफिट देने पड़ेंगे उसे, क्योंकि जब मान लो जब 12% कटता है, मान लो ये 15% या 20% कटने लगे पीएफ, तो 20% फिर किसको, एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा, तो उस पर भी बर्डन बढ़ जाएगा। अब ये तो न्यूज़ में था। अब कोड ऑन वेजेस एक्ट क्या है जो 2019 में पास किया पार्लियामेंट ने, संसद ने हमारी ने, तो वो क्या है ये देख लेते ज़रा सी प्रोविज़न इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, और न्यूज़ में कई बार रहा है, 5-6 बार न्यूज़ में आ चुका है पिछले 2-3 महीनों में। ये क्या है कि पहले 4 एक्ट हुआ करते थे। एक तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का, और एक मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का, एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, और एक 1976 का इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो इन चारों को ना अमलगेट कर दिया गया है। अमलगमेट का मतलब है जी चारों को मिला दिया गया और एक एक्ट बना दिया गया है, एक कानून, कोड ऑन वेजेज एक्ट। इन चारों को मिला के, अमलगमेट का मतलब है जी चारों को मिला के एक बना दिया गया है। तो इसमें है क्या, इसमें क्या है कि मिनिमम वेज का और टाइमली पेमेंट मिलनी चाहिए। एक तो मिनिमम वेज मतलब कम से कम सैलरी जो निर्धारित कर दी है कि इतनी इतनी सैलरी से किसी को कम नहीं मिलेगी। दूसरा टाइमली, टाइम से मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद दे रहे हो। नेक्स्ट क्या है इसमें, राइट टू सस्टेनेंस सबको दिया गया है, सभी वर्कर को। सस्टेनेंस का मतलब है जी एक तरह से निर्वाह का अधिकार। कैसे कि पहले क्या है कि मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट था ना, मिनिमम वेज का पहले भी था, लेकिन कम से कम वेज ना सिर्फ 40% लोगों की, जितनी मान लो एक कंपनी है, कंपनी में 100 लोग कर रहे हैं, तो 40% 40 लोगों को ही मिनिमम वेज देने का था कि इतने को तो देगा, मतलब जो कंपनी है के मालिक है वो इतनों को तो देगा ही, 40% को मिनिमम वेज, कम से कम सैलरी, और इससे ज़्यादा उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी ये 100% को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मान लो 10 मिनिमम वेज निर्धारित कर दी गवर्नमेंट ने कि 15,000 पर मंथ देनी है, तो 15,000 से कम तो देगा ही नहीं एम्प्लॉयर, कंपनी वाला या गवर्नमेंट भी किसी को भी। और अब ये कर दिया जो 100% लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, सबको 15,000 तो देने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, उसके काम पर निर्भर करता है। तो एक ये प्रोविज़न कर दिया है। सारी प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है जी, आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। एक तो चारों एक्ट को बनाया गया मिला के, दूसरा मिनिमम वेज टाइमली पेमेंट, तीसरा ये 40% से 100% वर्कफोर्स को दी जाएगी कि मिनिमम वेज। और नेक्स्ट क्या है इसमें, दूसरे क्या है जो एक कंसेप्ट फ्लोर वेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इसने। फ्लोर वेज क्या है, इसमें मिनिमम लिविंग कंडीशन को देखा जाएगा और
क्वालिटेटिव लिविंग कंडीशन का मतलब है जी जितना निर्वाह के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है पैसा, उतनी सैलरी तो होगी होगी। और क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब कि वो अपनी हेल्थ, एजुकेशन वगैरह पे जितना खर्चा होता है कम से कम उसको, मिनिमम नीड है जो कम से कम उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर पाए। तो इसको देख के फ्लोर वेज बनाई जाएगी। फ्लोर वेज यही है जी, मिनिमम सैलरी उसी से है। लेकिन इसमें क्या है, लिविंग कंडीशन अच्छी थोड़ी क्वालिटेटिव होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख के तय किया जाएगा फ्लोर वेज को। नेक्स्ट क्या है इसमें, जब गवर्नमेंट क्या है, जब फिक्स करेगी मिनिमम वेज के रेट को, जब कम से कम जो सैलरी मिल रही है उसको फिक्स करेगी, तो क्या है, तीन तीन एरियाज़ में डिवाइड करेगी उसको। एक तो देखेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, एक नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, एक द रूरल एरियाज़ के लिए। मेट्रोपॉलिटन मतलब बहुत बड़े एरिया, जैसे जैसे आपका मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं इनके लिए। और एक मान लो नॉन मेट्रोपॉलिटन जो छोटे से एरियाज़ हैं उनके लिए, और एक रूरल ग्रामीण एरिया के लिए। इन सब के लिए अलग अलग, तीन अलग अलग वेजेस होंगी। मान लो मेट्रोपॉलिटन के लिए मान लो 20,000 है, कम से कम 20,000 से कम किसी को वेज नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। नॉन मेट्रोपॉलिटन के लिए मान लो 18,000 रख दी, रूरल एरिया उनके लिए मान लो 15,000 रख दी। तो ऐसे फिक्स कर देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतनी है नहीं, तो ये ऐसे फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो वेज है वो क्या इंक्लूड करती है, सैलरी और अलाउंसेस और एनी अदर कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मान लो हाउस रेंटल अलाउंस मिलते हैं, मतलब आपकी जॉब लगी हुई है कंपनी में या गवर्नमेंट में किसी में, मान लो आपकी सैलरी 20,000 है, और 20,000 के अलावा आपको मान लो हाउस रेंट भी मिलता है, मतलब घर के किराए के लिए, घर के लिए भाई या तो घर देगी गवर्नमेंट, या घर के लिए क्या देगी, रेंट पैसा देगी। मान लो आपको 5,000 2,000, वो सिटी के हिसाब से होता है, जैसे जितनी जिस शहर में महंगाई है उस हिसाब से हाउस रेंट मिलता है। तो मान लो 5,000 हाउस रेंट मिला, और भी अलाउंसेस मिलते हैं। मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मान लो आप स्कूटर से बाइक से किसी जाते हो उसके तेल के लिए खर्चा, तो ये अलाउंसेस में आता है, अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब। और दूसरा एक बोनस होते हैं, मतलब बोनस भी एक्स्ट्रा बेनिफिट में होते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब इनसे हटा के जो अलग उसे लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे वेज में। वेज में सिर्फ क्या होगी, सैलरी, अलाउंसेस, लेकिन बोनस इंक्लूड नहीं होगा, याद करना, डज नॉट इंक्लूड बोनस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक तो आपको बोनस नहीं करेगा, बोनस इंक्लूड नहीं होगा, और सैलरी अलाउंसेस इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी हायर देन फ्लोर वेज। मतलब यही जो मैंने बताया, जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी कम से कम जो सैलरी, वेज, मजदूरी निर्धारित करेगी, वो क्या है, फ्लोर वेज से कम नहीं होगी। फ्लोर वेज किस पे डिसाइड होगी, मैंने बता दिया, मिनिमम लिविंग कंडीशन और क्वालिटेटिव लिविंग कंडीशन पे, मतलब उसका कम से कम हेल्थ, एजुकेशन और मिनिमम जो नीड्स है कम से कम उसकी पूरी हो सके। नेक्स्ट क्या है कि जो वेजेज हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज, मतलब जो मजदूरी देगा एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक या गवर्नमेंट, इन तरीके से दे सकता है। या तो वो चेक दे सकता है, या करेंसी नोट्स में दे सकता है, कॉइन्स में भी दे सकता है, या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरा उसके पास ऑप्शन भी है, ये तो ऐसे दे सकता है, एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है, या तो वो डेली वेजेस दे दे, पर दिन आपने मान लो कि आपने 500 रुपये का आपने काम किया, लो डेली 500 रुपये ले लो। या फिर सप्ताह में दे सकता है, वीकली, या फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन में भी दे सकता है, 15 दिन में भी दे सकता है, या मंथली, उसकी मर्ज़ी है, जब वो देना चाहे एम्प्लॉयर जो काम देता है, नौकरी देता है, कभी भी दे सकता है आपको, समझे। और इसके लिए क्या है, एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट में भी। एक तो पूरा इंडिया के लिए होगा एडवाइजरी बोर्ड, और हर स्टेट में अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड होगा। एडवाइजरी का मतलब सलाह देने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें कुछ मेंबर सदस्य होंगे। उसके मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो जी उसमें एम्प्लॉयर्स होंगे जो काम देते हैं, नौकरी, कंपनी के मालिक, और कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो वर्कर होते हैं, मजदूर, और दोनों की इनकी संख्या इक्वल होगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। दूसरा इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, मतलब थर्ड पार्टी, ना तो वो वर्कर है ना ही कंपनी का मालिक कोई काम देने वाला है, थर्ड पर्सन होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन। और सेकंड, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से 5 मेंबर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हों, तो ये मेंबर होंगे। और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी ऐसे होंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखना है क्या, कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑन बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड विल बी वुमन। मतलब जितने भी मेंबर होंगे ना इस एडवाइजरी बोर्ड में, उसमें 1/3 वुमन होंगी। मान लो 15 मेंबर हैं इसमें, तो इसका 1/3 वुमन होंगी, 3 1/3 मतलब
3 पंजे 15, मतलब 15 अगर मेंबर है तो 5 उसमें वुमन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। इसकी एक कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1/3 वुमन होगी इस बोर्ड में। और ये क्या करेगी, एडवाइस देगी गवर्नमेंट को, क्या मिनिमम वेज, वही कम से कम मजदूरी कितनी रखनी चाहिए फिक्स करने के लिए एडवाइस देगी। और वुमन की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है जी, उनके लिए जो रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कैसे इंक्रीज़ किया जाए महिला के लिए, तो इस पर भी एडवाइस देगी ये। इसमें इतना ही था जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले ना, अभी हमने CII और फिक्की के बारे में आया था ना न्यूज़, इसे देख लेते हैं। ये भी बहुत चर्चा में रहती हैं हमेशा, इन पे अभी तक वैसे क्वेश्चन PCS वगैरह में तो पूछा गया है, UPSC में तो शायद ही इनके बारे में पूछा है, तो इसके बारे में देख लो आप। ये क्या है, CII जी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने तो डिमांड की है कि जो वेज कोड है उसको डिले किया जाए, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो CII की फुल फॉर्म क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जी, न्यू दिल्ली में। ये क्या, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से NGO टाइप है जी। ये बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं ना, बिजनेसमैन कंपनी जिनकी होती हैं, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। कब, 1895 में, 1895 में, आज़ादी से पहले की बनी हुई है ये। मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के जो इसमें होते हैं, या तो क्या, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल, एकेडमिक्स और अदर लीडर्स फ्रॉम सोसाइटी, मतलब विदेशों से भी, रीजनल भी, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है, नॉन प्रॉफिट NGO टाइप है। ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है CII। और कब बनी थी, 1895 में, ये याद रखना, आज़ादी से पहले की। ऐसे तो नहीं पूछ सकता आपको 1895, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि ये आज़ादी से पहले की है, इंडिपेंडेंस से पहले की है या बाद की है, तो वो याद रखना आपको माइंड में कि आज़ादी से पहले बनी थी। अब फिक्की के बारे में देख लेते हैं। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। ये भी एक बिजनेसमैन की, बिजनेस जो मैन्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। वो भी बिजनेसमैन्स ने बनाया था इसको, और उद्योगपतियों ने। और ये कब बनी थी, ये 1927 में बनी थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, वो जो आपको याद रखनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये इसके ना महात्मा गांधी जी ने एडवाइस दी थी, उसकी उनकी एडवाइस पे, महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे इसको बनाया था। किसने, GD बिरला ने। बिरला वही है जी जो आप सुनते हो आजकल, बिरला, बिरला सीमेंट आता है जिसका, ये इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था फिक्की को, GD बिरला ने और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। किसकी एडवाइस पे, महात्मा गांधी जी की एडवाइस पे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, कोई सा भी, ग्रुप D से ग्रुप A तक का, सब में पूछते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है अभी कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के लिए BTC में। BTC क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये कहाँ पे, असम में, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट होता है जी, जब भी मान लो आप पार्लियामेंट का ले लो, या फिर विधानसभा का ले लो, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लो, जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। किस लिए, क्योंकि देखते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी है क्या नहीं है, क्योंकि 50% से ज़्यादा चाहिए ना मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वही मेजॉरिटी चेक करने के लिए फ्लोर टेस्ट, उसी को बोलते हैं कि मेजॉरिटी देखी जाए कि मेजॉरिटी है, जो पार्टी जीत के आई है, जो पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई है, वो गवर्नमेंट जो बनाने के काबिल है, सरकार बनाने के काबिल है या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद जीत के आती है तो उसे बहुमत साबित करना पड़ता है कि मेजॉरिटी है नहीं है, कि तभी अगर 50% से ज़्यादा उसके पास सदस्य होंगे। मान लो अभी 545 है ना पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं, तो 50% से ज़्यादा है या नहीं है, तो ये चेक किया जाता है फ्लोर टेस्ट में, उसी को बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। तो अभी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में हुए थे इलेक्शन, ये असम में है। ये एक ऑटोनोमस है, काउंसिल है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होती है ये जान देंगे बाद में। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें फ्लोर टेस्ट कराया जाए, देखी जाए मेजॉरिटी है नहीं है। जो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ना, ये 6th शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। किसमें, 6th शेड्यूल में। और इसका गवर्नर है जो स्टेट का, वो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, इसका किसका, BTC का, ये काउंसिल है। अभी इशू क्या है, अभी इलेक्शन हुए थे तो इसमें 40 मेंबर हैं, इस काउंसिल के 40 मेंबर के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें से एक पार्टी है बोडोलैंड
पीपल्स फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उसने सबसे ज़्यादा सीट जीती है, कितनी 17। लेकिन गवर्नमेंट किसने बनाई है? बीजेपी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल और गण शक्ति पार्टी ने मिलकर बनाई है। ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस बताने के लिए देश में क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है ये जानना है हमें, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये ना 6th शेड्यूल में दी गई है, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में 6th शेड्यूल है, उसमें दी गई है क्या? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और इसमें 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, सिर्फ 4 स्टेट। कौन से? ये जी आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अमी तुमी, अमी तुमी, मतलब ए से असम, इससे मेघालय और टी से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। आमी तुमी याद करोगे ना, आ मी तू मी, आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बहुत बार पूछते हैं जी इस शेड्यूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है इसमें। और इसमें होता क्या है, ये टेक्निकली ना जो एक शेड्यूल एरियाज़ होते हैं 5th शेड्यूल में, जो 5th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें शेड्यूल एरिया जाते हैं, उनसे टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट है ये। क्यों? इन्हें जो क्या है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। और ये क्या है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट की, उसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, नेक्स्ट क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ना जो, उसे गवर्नर मॉडिफाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है उसकी बाउंड्रीज़ को, सिर्फ नोटिफिकेशन देके। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये स्टेट है कोई, अगर स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई करना है ना, तो गवर्नमेंट करेगी जी, सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये प्रपोजल लाएंगे, और फिर वहाँ की संसद, मतलब विधानसभा में, स्टेट की विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें पास कराया जाएगा रिजोल्यूशन, तब डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी। मान लो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट को, इस डिस्ट्रिक्ट को A, B, C, इस डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाना है, इतना एरिया लेना है, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिजोल्यूशन लाएगी गवर्नमेंट, जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और विधानसभा में पास करके तब उसका एरिया बढ़ेगा, या घटाना भी हो तो घटेगा। लेकिन जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है ना, उनमें गवर्नर को पावर दी गई है। ये गवर्नर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करेगा, नोटिफिकेशन का मतलब ये एक पेपर होता है, उस पर लिख के बस जारी कर देगा कि ये डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये बढ़ानी है, ये डिस्ट्रिक्ट को इतना एरिया बढ़ा दिया या इतना एरिया घटा दिया, तो सिर्फ गवर्नर कर देगा। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में फ़र्क होता है, ये पावर होती है इसके पास, समझे? इसलिए ये न्यूज़ में है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नर ही मॉडिफाई कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपका फ्रूट्स पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड, मतलब भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए एक फ्रूट्स पोर्टल बनाया है, किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, फ्रूट्स का मतलब है जी फुल फॉर्म फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये पोर्टल बनाया ताकि जो किसान पे जितनी ज़मीन है ना, उसको रजिस्टर किया जा सके इस पोर्टल पे, कि कितनी ज़मीन कितनी किसान के पास है। ये देखो, पोर्टल वॉज इंटीग्रेटेड टू द भूमि पोर्टल ऑफ द स्टेट फॉर फैचिंग एंड वैलिडेटिंग लैंड डिटेल्स। एक स्टेट का भूमि पोर्टल भी है इसलिए, तो इसको इंटीग्रेट करेगा ये फ्रूट पोर्टल। इसमें क्या है, किसान को ना जो रजिस्टर कराने के लिए अपनी भूमि जाना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो जाना नहीं पड़ेगा किसान को, अपने इसी पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकता है रजिस्टर। और इससे फ़ायदा क्या क्या होने वाले हैं, फ़ायदा देख लेते हैं क्या क्या होने वाले हैं। दूसरा क्या, एक तो इस पोर्टल में क्या है ना, फार्मर को FID नंबर दिया जाएगा, FID नंबर जब फार्मर को इस पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा, उससे क्या है, इससे फ़ायदा क्या होंगे, फ़ायदा ये होंगे जी, मान लो जब किसान को लोन लेना है, किसी फार्मर को लोन लेना, कर्ज लेना है, तो जो क्या है, जो भी फाइनेंशियल और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब कोई बैंक है कोई भी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी लोन देता है, जो जब फार्मर को लोन देगा, इस पोर्टल पे जाके ही ना फार्मर की डिटेल देख सकेगा वो, कि किसान के पास इतनी ज़मीन है भाई, हाँ इसको लोन दिया जा सकता है, और इसका रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ पहले इसने इतना लोन लिया, लोन चुकाया, सारी डिटेल रहेंगी। तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा, और दूसरा बैंक को फ़ायदा होगा कि वो आसानी से क्या है कि पता लगा सकेंगे ये किसान, हाँ इतनी ज़मीन है इसके पास और ये लोन चुका सकता है नहीं, आसानी से लोन लेने में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी आसानी में लोन देने में आसानी होगी। तो ये इसके फ़ायदे होंगे। इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी इंडिजीनस गेम्स टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इंडिजीनस का मतलब है जो हमारे देश के ही हैं गेम्स,
तो हमारे कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के खेल हैं जो क्या है, खेलो इंडिया यूथ में शामिल कर दिए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ क्या है 2021 में होने वाले हैं। कहाँ पे? हरियाणा स्टेट में। कहाँ पे? हरियाणा में होंगे। तो इसमें 4 खेलों को इंक्लूड किया है। ये देखो जी, यहाँ लिखा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी अप्रूव्ड कर दिया है, मतलब अनुमति दे दी है। इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनस गेम्स टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जो कि कहाँ पे होने हैं? हरियाणा में। कौन से 4 गेम है ये जी? गटका, कलारीपयट्टू, थांग टा, मल्ला खंबा। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये जब 4 इंक्लूड किए गए तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि खटका कहाँ से है, कलारीपयट्टू कहाँ पे, थांगटा किस स्टेट में होता है, मल्ला खंबा कहाँ पे होता है। पहले आप देख लो ये देखो जी, ये है जी आपका गटका। ये पंजाब में होता है जी। कहाँ पे? पंजाब में गटका। और ये है जी आपका कलारीपयट्टू, यहाँ कहाँ पे? केरल में कलारीपयट्टू। और ये जी तलवार से लड़ते हैं इसमें, और इसमें भी तलवार से, और इसमें भी तलवार से गेम करते हैं, खेलते हैं। मतलब एक तरह से अपना दिखाते हैं कि इसमें ये मतलब ये है किसका? मणिपुर का। कौन सा ये? मणिपुर का कौन सा है? थांगटा। क्या नाम है? थांगटा। और ये जी मल्ला खंबा। खंबा, खंबा का मतलब है जी पोल जो होता है ना, पोल पे करते हैं, जैसे खंबे पे, इसलिए इसमें किसके नाम में ही खंबा है, खंबा, मल्ला खंबा। और इस पे क्या है? योगासन ही करते हैं, आसन, इस खंबे के चारों ओर। देखो ये योगासन करा है ना, आसन, आसन ही करते हैं इसमें। नाम है मल्ला खंबा इस गेम का। तो ये भी चारों गेम इंक्लूड किए गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। ये देखो आप, ये कलारीपयट्टू, इसका ओरिजिन कहाँ पे? केरल का जी, केरल पे। एंड हैज़ प्रैक्टिशनर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, और जगह में भी, इंडिया के अलावा और जगह भी इसको खेला जाता है, कलारीपयट्टू को। नेक्स्ट कौन सा जी आपका? मल्ला खंबा। ये क्या है? इंडिया का वेल नोन गेम्स है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेनली। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, लेकिन कुछ कुछ जगह महाराष्ट्र का भी, जो बॉर्डर एरियाज हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर लगता है ना स्टेट का। ये महाराष्ट्र हो गया और ये आपका एमपी हो गया, तो उसके बॉर्डर स्टेट में भी ये थोड़ा गेम्स खेला जाता है, लेकिन मेनली मध्य प्रदेश का। और गटका का ओरिजिन कहाँ पे है? गटका जी पंजाब स्टेट में खेला जाता है। और याद रखना, ये एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जो निहंग सिख वॉरियर इसे खेलते हैं। निहंग जी जो सिख सिख कम्युनिटी है ना जी, सिख धर्म, उसमें उसके अंदर ही एक ब्रांच है निहंग। निहंग वो इसको निहंग सिख वॉरियर इसको परफॉर्म करते हैं, इस गेम्स को। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल्फ डिफेंस और एज ए स्पोर्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। मतलब अपने आप को बचाने के लिए भी लोग इस गेम्स को सीखते हैं, तलवार चलाना, सेल्फ डिफेंस के लिए भी, और स्पोर्ट्स के लिए एज ए गेम, खेल के लिए भी ये परफॉर्म होता है। बोथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स दोनों के लिए। नेक्स्ट, और ये थांगटा मणिपुर का है जी। ये मार्शल आर्ट है, ये भी मार्शल आर्ट। कहाँ की? मणिपुर की है, थांगटा नाम है इसका। तो आज के डिस्कशन में एक टॉपिक और बचा है, आप थोड़ा टाइम और दीजिए। लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक क्या है? गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। क्या है? गैस्ट्रोनिया एग्निसेलस इसका नाम है। ये एक ऑर्चिड है जी, ऑर्चिड मतलब फूल पत्ती सी होती है जी, उनको ऑर्चिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस। न्यूज़ में क्यों था कि इसको वर्ल्ड वाइड ना अगलीस्ट ऑर्चिड डिक्लेयर किया है। अगली का मतलब है जी भद्दा, और ये डिग्री है अगली, अगलियर, अगलीस्ट, थर्ड डिग्री, मतलब सबसे भद्दा, सबसे बुरा दिखने वाला। इसे ऑर्चिड डिक्लेयर किया है पूरे वर्ल्ड में। नाम क्या है? गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस, इसलिए न्यूज़ में था। एग्लीस्ट ऑर्चिड डिक्लेयर किया है। ये होता कैसा देख लो आप, ये होता है जी आपका ये फूल सा है। ये सबसे ज़्यादा भद्दा इसे डिक्लेयर किया है इतना, कि सबसे ज़्यादा भद्दा, बुरा दिखने वाला, एग्लीस्ट ऑर्चिड है ये ऑर्चिड। ये फूल सा है जी, इसमें लगे हुए हैं ये पेड़, छोटे से पेड़ से में लगा हुआ है, पौधे में, प्लांट में, और ये फूल है जिसमें टहनी में, ब्रांच में लगा हुआ है ये। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जी मेडागास्कर एक जगह है, मेडागास्कर के जंगलों में। मेडागास्कर एक कंट्री है जी, अफ्रीका है ना, अफ्रीका का मैप देखा होगा आपने, यहाँ पे लास्ट में साउथ अफ्रीका है, और इस यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। आइलैंड का मतलब जी चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, मेडागास्कर कंट्री है। उसमें
उसके जंगलों में पाया जाता है। ये क्या नाम है? एग्नीसेलस, एग्नीसेलस, गैस्ट्रोडिया एग्नीसेलस ये नाम। मेडागास्कर कंट्री है, वहाँ पे पाया जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो मेडागास्कर में मिलता है, दूसरा ये फीड ऑन फंगी, मतलब ये फंगी खाता है, फंगी खाता है, एक तरह से इसका फंगी भोजन है। याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंगी, फंगी पे फीड करता है। दूसरा, इसमें पत्ते नहीं होते जी, इट हैज़ नो लीव्स, पत्ते नहीं होते इसमें। और ये थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के कैटेगरी में रखा गया है। थ्रेटन्ड की स्पीसीज़ में मतलब कि ये इसके क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन है, मतलब जितने भी ये ऑर्चिड हैं कम होते जा रहे हैं, इसलिए थ्रेटन्ड स्पीसीज़ में रखा गया है इसे। तो आज के लेक्चर में टॉपिक इतने ही थे। अब हम करेंगे क्या, अपने क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे बेस्ड, और कुछ लास्ट डे में जो हमने करंट अफेयर किया है। अब आपको देखते हैं कितना याद रहा है। ये बताओ जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गटका। गटका से रिगार्डिंग, जो गटका है गेम्स, उसके रिगार्डिंग आपको कंसीडर करनी है नीचे स्टेटमेंट, गलत या सही। पहली स्टेटमेंट है जी, गटका ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। गटका क्या राजस्थान से ओरिजिनेट होता है? राजस्थान का गेम्स है, ये बताना आपको। इट इज़ यूज्ड बोथ एज सेल्फ डिफेंस एंड स्पोर्ट्स। गटका जो सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स दोनों के लिए यूज़ होता है क्या, ये बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली, दूसरी या दोनों में से कोई नहीं, नाइदर वन नाइदर टू। बताओ जी कौन सी। देखो जी, अभी बताया मैंने, गटका राजस्थान से नहीं है, पंजाब से है, पंजाब में होता है ये गेम्स। और ये भी मैंने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स दोनों के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, शायद आपने लगा दिया होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ही थांगटा। थांगटा मार्शल आर्ट है, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये बताना आपको। मणिपुर से है क्या, मिजोरम से है क्या, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से? बिल्कुल सही सोचा आपने, मणिपुर से, अभी तो बताया है मणिपुर। थांगटा मणिपुर से है जी गेम्स। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस, अभी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्चिड नेम्ड द अगलीस्ट ऑर्चिड इन द वर्ल्ड। अभी इसे सबसे भद्दा ऑर्चिड डिक्लेयर किया वर्ल्ड में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से गलत। पहली, इट वॉज फाउंड इन फॉरेस्ट इन मेडागास्कर। सेकेंड है, इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। इट हैज़ नो लीव्स, इसके पास कोई पत्ते नहीं है और ये इंसेक्ट खाती है, मतलब जो कीट होता है ना, कीट मच्छर वगैरह इंसेक्ट खाती है। ये पेड़ जो होता है, पेड़ ऑब्जॉर्व करता है। या इट इज़ रिगार्डेड एज ए थ्रेटन्ड स्पीसीज़। तो बताओ जी कौन सा गलत है। देखो जी, मेडागास्कर के फॉरेस्ट में, अफ्रीका के पास में मेडागास्कर कंट्री पाया जाता है, अभी बताया था, ये तो बिल्कुल सही है। पत्ते भी नहीं होते, जिस पे ये टहनी पे लगता है, पत्ते नहीं होते इसमें, बिल्कुल सही बात है, इट हैज़ नो लीव्स। और इसे थ्रेटन स्पीसीज़ में रखा गया है। लेकिन ये गलत है, इंसेक्ट नहीं, फंगी, मैंने बताया था फंगी, ये फंगी पे फीड करता है, फंगी इसका भोजन है। तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने 3-4 दिन पहले की न्यूज़ में कराया था, ये आपको याद रखना है। ये देखो कितना याद है, दे देखते हैं आपका। प्लेनेटरी प्रेशर adjusted human development index that reflects the impact caused by each country's per capita carbon emissions and its material footprints is released by मतलब कि जो PHDI इंडेक्स है ना, क्या, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो PHDI है, इसे कौन रिलीज करता है? इसमें कार्बन पर कैपिटा कार्बन इमिशन नापा जाता है, मतलब एक आदमी कितना पॉल्यूशन कर रहा है, कितना कार्बन इमिशन कर रहा है, तो ये चीज़ इसमें मेजर की जाती है। तो ये चीज़ बतानी है आपको, कौन रिलीज़ करता है PHDI, बताओ। फर्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है क्या, वर्ल्ड बैंक करता है क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP करता है, कौन करता है बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे जो HDI के साथ इसे अभी रिलीज़ किया है UNDP ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ रिलीज़ किया PHDI को। तो कौन करता है, UNDP, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज टैक्स रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो नीचे दिए गए हैं उनमें से टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं, ये बताना आप है, जिनसे टैक्स लिया जाता है, मतलब टैक्स की कैटेगरी में एज ए टैक्स लाभ होता है गवर्नमेंट को। पहला, पर्सनल इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम थ्रू स्पेक्ट्रम ऑक्शन। बताओ जी आपके आंसर यही, ये 1 2 3 ये तीनों आते हैं क्या, या 1 3 4 आता है क्या, 1 2 आता है केवल, या 1 2 4? इसका सही आंसर है जी सी, 1 2, सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स,
एक तो टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा एक्साइज ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू है। ये नहीं है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जी, मान लो ये कंपनी है, कंपनी का आपने शेयर खरीदा। शेयर क्या होता है? शेयर एक कागज़ ही है जी, कागज़ का टुकड़ा। इस पे लिखा होता है ये 1000 का शेयर है या 10,000 का शेयर है, और बस इस पे कंपनी की या गवर्नमेंट का है तो उस पे बस स्टैंप लगी होती है, मोहर लगी होती है, एक ले लिया आपने। जब ये शेयर किसी पर्सन ने, मान लो ए पर्सन ने ले लिया, तो जितना बेनिफिट कंपनी को होगा ना पर ईयर में, मान लो 10% बेनिफिट हुआ कंपनी को, तो 10,000 का शेयर है, 10,000 का फिर 10% ही लाभ इसको मिलेगा। किसको? जिसने शेयर लिया है कंपनी का, ए पर्सन को। और जो इस पे लाभ मिलता है ना शेयर पे, शेयर मतलब इसने इन्वेस्ट किया था ना कंपनी में, इसी को बोलते हैं शेयर लेने को इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसके शेयर पे जो लाभ मिलेगा उसे बोलते हैं डिविडेंड। याद रखना, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, ये ज़रूर है। क्योंकि अगर जब आप बॉन्ड लोगे ना, बॉन्ड भी ऐसे ही होता है, कागज़ पे लिखा होता है बॉन्ड है, एक जो शेयर है उस पर शेयर लिखा होता है। अगर आप बॉन्ड लोगे तो उस पर तो मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मान लो हर महीने, हर साल में इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कि चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी डूब जाए चाहे। आपको अगर मान लो 10,000 का बॉन्ड लिया है तो आपको लाभ, मान लो 10% लाभ रखा गया था बॉन्ड पे, तो 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शेयर में फ़र्क क्या होता है? शेयर होता है अगर कंपनी को लाभ होगा तो आपको भी लाभ होगा, कंपनी को हानि होगी, लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। तो इसमें जो शेयर होता है उसमें डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर में जो प्रॉफिट मिलता है, शेयर से प्रॉफिट। और इनकम थ्रू स्पेक्ट्रम ऑक्शन। स्पेक्ट्रम क्या होता है जी? जो टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, आपको जो सर्विस देती हैं, फ़ोन वोन करते हो आप, फ़ोन कॉल करते हो, उसके लिए गवर्नमेंट स्पेक्शन का ऑक्शन करती है। ऑक्शन का मतलब होता है जी एक तरह से नीलामी करना। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, किसी को घर बेच रहा होता है, बोली लगाते हैं कि बोली लगाओ 1 करोड़, फिर दूसरा बोलता है 2 करोड़, तीसरा बोलता है 2.5 करोड़, फिर कहते हैं कोई आगे आवाज़ नहीं लगाता, फिर जो नीलामी कर रहा होता है वो कहता है 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़ 3, और फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन होता है जी, नीलामी लगती है, बोली लगती है, उसमें लोग। स्पेक्ट्रम होता क्या है? जैसे जो आपकी, जैसे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जो आपको फ़ोन कॉल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ये स्पेक्ट्रम खरीदती हैं। एक तरह से रेंज होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की। ये क्या करता है? मतलब फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की जाएगी, जितनी रेंज ज़्यादा होगी, जितना स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा ना, इतनी अच्छी सर्विस और इतने ज़्यादा एरिया में आपको सर्विस दे सकती है कोई भी कंपनी। जैसे मान लो एयरटेल हो गई, जियो हो गई, मान लो जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेगा कोई, इतने एरिया में ज़्यादा सर्विस देगा। अभी मान लो कम स्पेक्ट्रम में कम एरिया में, एक मान लो सिर्फ हरियाणा स्टेट में या एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश में अगर ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेगा और ज़्यादा एरिया में, तो इसका ये स्पेक्ट्रम से ये फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों से जो आती है वो टैक्स रेवेन्यू में काउंट नहीं होती, टैक्स रेवेन्यू में काउंट नहीं होती है। सिर्फ टैक्स रेवेन्यू में कौन सी काउंट होती है? गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और पर्सनल इनकम टैक्स। और भी सारी हैं लेकिन इस क्वेश्चन में जो दो ही हैं ये मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। इन द लास्ट 2 years more than 50% ऑफ ऑल द राइस एंड व्हीट प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज केम फ्रॉम द 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पहली स्टेटमेंट कहती है जी, जितना भी व्हीट और राइस, गेहूँ और चावल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन हो रहा है, उससे 50% से ज़्यादा इन 3 स्टेट में हो रहा है। क्या? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पहली स्टेटमेंट ये बतानी है कि जो 3 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें 50% से ज़्यादा राइस और चावल, मतलब राइस और गेहूँ उगाते हैं। क्या? पहली स्टेटमेंट ये। सेकंड क्या है? कार्बन फुटप्रिंट फॉर राइस इज़ हायर देन व्हीट। मतलब कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है जी, राइस होती है ना, राइस या गेहूँ, गेहूँ चावल, उनसे मीथेन गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन है ना, तो जब मीथेन का इमिशन मतलब कार्बन का इमिशन होगा, कार्बन निकलेगा। तो ये बताना है कार्बन इमिशन किस में होता है, कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, राइस में होता है या व्हीट में? तो इसमें लिखा है राइस में जो होता है हायर देन द व्हीट। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है क्या? राइस में जो कार्बन का फुटप्रिंट होता है व्हीट से ज़्यादा होता है क्या? अब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। सिर्फ पहला सही है, दूसरा है दोनों गलत है। देखो जी, पहली तो सही है, जो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, तीनों स्टेट ना, जितना वीट का प्रोडक्शन होता है, वीट और राइस का हमारे इंडिया में, उसके 50% से ज़्यादा तो ये तीनों स्टेट ही करते हैं, उगाते हैं गेहूँ और चावल। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि राइस में जो मीथेन का एमिशन होता है वो गेहूँ से ज़्यादा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा जी C, बोथ स्टेटमेंट इज़ राइट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है जी। अच्छा लगे तो कर देना सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, वरना आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे जी कल, तब तक के लिए वेट करिए।